नमस्कार। व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक में मैं स्नेहलता चौधरी आज आपको ओवरलॉक मशीन के पार्ट्स, फंक्शन और उसके पे काम करते समय लेने वाले प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगी। ओवरलॉक मशीन ज़्यादातर हम लोग कपड़ों के किनारों को फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी ओवरलॉक मशीन का यूज़ हम लोग उस कपड़ों पे सिलाई लगाने के लिए भी करते हैं। ओवरलॉक मशीन में धागों के एक समूह, जो धागों का बंच होता है, उस किनारों पे सिलाई लगाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इसमें लूप्स में धागों का जो समूह होता है उनको फंसाकर कपड़ों पर हम लोग सिलाई लगाते हैं। ओवरलॉक मशीन का इतिहास। ओवरलॉक मशीन का आविष्कार मैरो मशीन कंपनी ने 1881 ईस्वी में कराया था। मैरो ने सबसे पहले क्रॉस चेक मशीन का पेटेंट कराया था, जिसमें 1889 में इस मशीन का जो टेक्निकल इस्टेब्लिश कराया गया था इसको, फिर इस बाद में 1889 में टेक्निकल इस्टेब्लिशमेंट के बाद इसको फिर से मशीन को पेटेंट कराया गया था। सबसे पहली जो मशीन आई थी, मैरो कंपनी ने जो मशीन को पेटेंट कराया था वो ओवरलॉक की 2 धागों वाली मशीन थी। इसके बाद फिर 3, 4 और 5 धागों वाली मशीन भी प्रचलन में आ गई, जिनका हम लोग यूज़ करने लगे। फिर मशीन का कार्य। ओवरलॉक मशीन का कार्य, इस मशीन का कार्य वस्त्र में सीम अलाउंस के धागे निकलने से रोकना तथा किनारों को साफ़ सुथरा रखना होता है। जैसा कि कपड़ों के किनारे पे जो सिलाई लगाते हैं, उसके बाद जो कपड़ों के किनारे के रेसे होते हैं कटिंग के बाद जो निकलते हैं, उनको इनका काम है कि उन निकलने वाले धागों को रोकना, जिससे हमारा किनारा साफ़ सुथरा और फिनिश्ड दिखाई दे। सभी तरह के गारमेंट में ओवरलॉक किया जा सकता है। इस मशीन के द्वारा जो किनारे पर सीम लगती है उसमें हल्के हल्के लूप्स बने होते हैं जो फंदे से दिखते हैं ओवरलॉकिंग करते समय। वैसे इसमें सीम्स दिखाई देते हैं। इसमें से कुछ मशीनों में ब्लेड लगे होते हैं जो सिलाई के साथ कपड़ों को काटते हुए भी रहते हैं। जैसे एक तरफ हम लोग सिलाई लगाते चलते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, जो रफ़ कपड़ा होता है, वो ओवरलॉक मशीन में जो ब्लेड लगा होता है साथ के साथ उनको कट करते चलता है, जिससे कि कपड़ा हमारा साफ़ सुथरा और अच्छा दिखाई दे। और कुछ ओवरलॉक मशीनों में ब्लेड नहीं लगी होती है, उनसे केवल सिलाई लगाते हैं और ओवरलॉक करते हैं। ओवरलॉक में कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाई जाती है, जो फंदे नुमा होता है, जो उन कपड़ों को कपड़ों के रेसे को बाहर निकलने से रोकता है। ओवरलॉक टाँकों के प्रकार। सबसे पहले टाँकों में लूप्स के साथ कटिंग, टाँकों में लूप्स के साथ सीम और टाँकों में लूप्स के साथ चैन स्टिच भी होता है। जो सबसे पहला टाँकों में लूप्स के साथ कटिंग, जो फंदे बनते हैं ओवरलॉक करते समय, ओवरलॉक मशीन से जो फंदे बनाए जाते हैं उनके साथ जो ब्लेड लगी होती है वो किनारे के कपड़ों को काटने का काम करती है, जिसमें आता है टाँकों में लूप्स के साथ कटिंग। फिर दूसरा है टाँकों में लूप्स के साथ सीम, मतलब कि जो हम लोग ओवरलॉक करते हैं किसी कपड़े के किनारे को, उसमें केवल सिलाई लगती है, उसमें कपड़ा कट नहीं होता है। फिर तीसरा है टाँकों में लूप के साथ सीम व चेन स्टिच, मतलब ओवरलॉक की जो एक दूसरा वेरिएशन आया है मशीन का, उसमें इस कपड़ों में सिलाई के साथ साथ लास्ट किनारे पे चेन स्टिच होते चलती है, जो कपड़ों की सिलाई को मजबूत करती है, उनको टिकाऊ बनाती है। सबसे पहले है टाँकों में लूप्स के साथ कटिंग। ये इस तरह की जो ओवरलॉक मशीन का यूज़ होता है वो ज़्यादातर पैंट, कोट आदि में लगाया जाता है, या ये कहा जा सकता है कि जहाँ सिंगल कपड़ा हम लोग यूज़ करते हैं उन कपड़ों के किनारों को फिनिश करने के लिए हम लोग इस तरह की ओवरलॉक मशीन का यूज़ करते हैं। नंबर 2 है टाँकों में लूप्स के साथ सीम। यह भी अधिकतर जेंट्स कपड़ों या बच्चों के कपड़ों में लगाया जाता है। इन कपड़ों में अधिकतर सीम जो है किनारे से ½ इंच अंदर की तरफ लगाई जाती है, जिसमें सीम के साथ साथ कपड़ा कट होता जाता है। जो हमारा किनारे का रफ़ कपड़ा होता है वो मशीन साथ के साथ सिलाई लगाने के काटते चलती है और ओवरलॉक होता जाता है, जिसमें जेंट्स पैंट आता है, फ्रॉक होती है। इस तरह के कपड़ों में इस तरह की ओवरलॉक मशीनों का यूज़ किया जाता है। फिर है टाँकों में लूप्स के साथ सीम व चेन स्टिच। इस तरह की ओवरलॉक मशीन का यूज़ ज़्यादातर नीटेड कपड़ों, जो होजरी के कपड़े आते हैं जो नीटेड प्रोसेस के थ्रू बुने जाते हैं, उनमें
इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनमें इस तरह की सिलाई लगाने से, चेन स्टिच और सिलाई एक साथ लगाने से उनकी सिलाई मजबूत रहती है और किनारा उनका ओवरलॉक होता जाता है। इस तरह की जो मशीन होती हैं जो नीटेड कपड़ों के लिए यूज़ की जाती हैं, इनमें ब्लेड नहीं लगा होता है, इस वजह से इनके हम लोग किनारों के साथ साथ आर्म होल को भी फिनिश कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की जो मशीन होती हैं उनसे हम जो कपड़ा नहीं कट करेंगे तो हम लोग पूरा किनारा स्लीव से लेकर आर्म होल से लेकर पूरा नीचे तक का सिलाई के थ्रू फिनिश करते हैं, उनमें कपड़ा कट नहीं किया जाता है। फिर है ओवरलॉक मशीन के प्रकार। ओवरलॉक मशीन जैसे मैंने बताया कि पहले जो 1881 में लॉन्च की गई थी, पेटेंट कराई गई थी, उसमें सिंगल थ्रेड की मशीन आई थी। उसके बाद फिर डबल थ्रेड आया, फिर 3 थ्रेड आया, फिर 4 थ्रेड आया, फिर 5 थ्रेड आया। तो हर प्रकार के जो ओवरलॉक मशीन हैं, जैसे सिंगल, डबल और 3 थ्रेड, 4 और 5 थ्रेड, सबके अलग अलग यूज़ हैं और इनसे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, इनसे अलग अलग लाभ मिलते हैं। सबसे पहला है सिंगल थ्रेड ओवरलॉक मशीन। तो कपड़ों के किनारों पर सिलाई के अलावा बट सिलाई बोलेंगे कि जो सिलाई को पक्की करके फिनिश करते हैं, वस्त्रों को फिनिश करते हैं, उनके लिए सिंगल थ्रेड की मशीन को यूज़ करते हैं, जहां हम लोग किनारे के कपड़ों को फोल्ड करके उनमें सिलाई लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंगल ओवरलॉक मशीन का यूज़ करते हैं। फिर आता है 2 धागों वाली ओवरलॉक मशीन, जिनमें एक साथ 2 धागे रन करते हैं, ऐसी ओवरलॉक मशीन। इसमें है कि 2 थ्रेड ओवरलॉक मशीन में एक सुई तथा एक लूपर होता है। लूपर होता है कि जिसमें धागा फंसा होता है और वो अप डाउन के प्रोसेस में रहता है, जो फंदे बनाते हुए चलते हैं। तो ये ज़्यादातर इस तरह की मशीन का यूज़ हम लोग जालीदार और बुनाईदार कपड़ों की सिलाई और किनारों को फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं। जालीदार कह सकते हैं हम लोग, जैसे नेट का कपड़ा हो गया या नीटेड कपड़े हो गए, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इनमें टाँके लगाने के साथ साथ इनको इससे तुरपाई भी किया जा सकता है। कपड़ों को फोल्ड करके रोल्ड हेम, जब कपड़ा हम लोग फोल्ड कर देंगे तो हेम के द्वारा उसकी सिलाई को हम लोग उसका बैलेंस बना सकते हैं, इसलिए हम लोग जो थ्रेड ओवरलॉक मशीन है उसका यूज़ करते हैं। फिर है 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन। इस मशीन में एक सुई और 2 लूपर लगे होते हैं। जैसे इसके पहले मैंने बताया कि 2 थ्रेड वाली जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें सिंगल सुई और सिंगल लूपर लगा होता है, लूप जिसमें से धागे निकलकर फंदे बनाता है। तो इसमें 2 लूपर लगे होते हैं, जिनका प्रयोग कपड़ों को हम लोग फिनिश के किनारों को फिनिश करने के लिए बनाते हैं। इस तरह की जो ओवरलॉक मशीन है, इनसे हम लोग जो इनके टाँके हैं, इनको हम लोग डेकोरेटिव टाँकों के रूप में भी ले सकते हैं। ये भी ज़्यादातर हमारे नेट या नीटेड कपड़ों के लिए पर यूज़ होते हैं। यह बहुत ही नॉर्मल मशीनों की तरह ओवरलॉक मशीन है। इसकी बखिया, इसकी जो हम लोग स्टिच लगाएंगे ओवरलॉक मशीन से, जो 3 थ्रेड की ओवरलॉक मशीन से हम लोग कपड़ों पे के किनारों पे स्टिच लगाएंगे, वो फ्रंट और बैक मतलब उल्टा और सीधा दोनों तरफ सेम ही दिखाई देगा, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं। फिर है 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन। इस मशीन में 2 सुइयों और 2 लूपर लगे होते हैं, जो कि चेन और सजावटी, जो चेन स्टिच है और जो सजावटी किनारे हैं, दोनों के द्वारा कपड़ों को फिनिश करते हैं। इसमें सिलाई या अधिक क्षेत्रफल पर तनाव और जो मॉक सेफ्टी बखिया, जो कि वस्त्रों पर अच्छी खिंचाव लाती हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग कपड़ा कोई सिलते हैं और उस कपड़े पे प्रॉपर अगर सिलाई नहीं लगी है तो वो कपड़ा हमारा थोड़ा सा लूज़ दिखता है, तो उसकी लूजनेस को ख़त्म करने के लिए इस तरह की 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन जो है उसका यूज़ किया जाता है। उस पर इनकी जो स्टिच होती है, जो चेन स्टिच होती है और जो इनके किनारों को जो जिन स्टिच से हम लोग फिनिश करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि कपड़े का बैलेंस प्रॉपर बना रहता है, कपड़ा लूज़ नहीं होता है। अगर कपड़ा कट करके किनारे से उसको सिला गया है तो उसमें लूजनेस नहीं आएगी, उसका फिटिंग प्रॉपर रहता है, कपड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए हम लोग 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन का यूज़ करते हैं। इसका भी यूज़ हम लोग नेट और नीटेड, जालीदार और बुनाई वाले कपड़े, दोनों कपड़ों के लिए करते हैं। इस मशीन को हम लोग डबल थ्रेड मशीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 4 थ्रेड का हमारा जो ओवरलॉक मशीन है उसको हम लोग 2 थ्रेड ओवरलॉक मशीन से की तरह भी काम ले सकते हैं और 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन की तरह भी काम ले सकते हैं।
फिर इसके बाद है 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, मतलब 5 ओवरलॉक मशीन जिसमें 5 धागे एक साथ रन करते हैं। इस मशीन में 2 सुइयां और 3 लूपर लगे होते हैं, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि जो हमारी डबल थ्रेड वाली मशीन है उसमें 1 सुई और 2 लूपर होते हैं, और 3 थ्रेड में भी 1 सुई 2 लूपर। इसमें 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन में 2 सुई और 3 लूपर लगे होते हैं, जो 3 उसमें फंदे बनाते हुए चलती हैं और साथ के साथ चैन स्टिच भी बनाने का काम करती हैं। इसमें जो मशीन के बाईं साइड सुई और नीचे की साइड में जो लूपर लगा होता है लेफ़्ट की साइड में, वो दोहरी चेन स्टिच बनाती है, मतलब वो डबल चेन स्टिच का बनाते हुए चलती हैं कपड़ों पर। और उनकी प्रत्येक बखिया के लिए 20 गुने धागे की लंबाई की आवश्यकता होती है, मतलब कि अगर 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन से हम चेन स्टिच का काम कर रहे हैं, चेन स्टिच बना रहे हैं, तो उसमें जो हमारा एक रेशियो है धागे का, वो जो भी नॉर्मल चेन स्टिच बनाने में लगता है उससे 20 गुना ज़्यादा धागे का प्रयोग होगा, क्योंकि मशीन में 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन है तो इसमें 3 लूपर लगे होते हैं, तो लूपर की वजह से जो फंदे उसमें बनाए जाते हैं उनमें अधिक धागे लगते हैं, क्योंकि हर फंदे में को एक धागा क्रॉस करता है। इस वजह से इनमें चेन स्टिच बनाने के लिए 20 गुना अधिक धागा की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं मशीन के पार्ट्स पर। ओवरलॉक मशीन में जो सबसे पहले होता है निडल बार, उसके बाद है प्रेशर फुट के दबाव को नियंत्रित करने के लिए थंब स्क्रू, उसमें जो थंब स्क्रू दिया होता है उसकी हेल्प से हम लोग प्रेशर फुट का जो हमारा कंट्रोल है मशीन का, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर आता है थ्रेड कटर। थ्रेड कटर जैसे मैंने बताया कि जो नॉर्मल जो सिलाई मशीन होती है उसमें हम लोग जब कोई कपड़ा सिलाई करते हैं, किसी कपड़े पे सिलाई लगाते हैं, तो उस पर हम लोगों को धागा अपने आप से काटना होता है कपड़े को आगे बढ़ाने के लिए। अगर या कपड़ा दूसरा कपड़ा अटैच कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को पहला धागा कट करके दूसरे पे लगाना होता है, बट जिसमें जो थ्रेड कटर होता है वो अपने आप ही धागे को काट देता है, जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको काटते हुए चलता है। फिर आता है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट का काम होता है कि लिफ्टर को उठा के प्रेशर फुट की जिसके नीचे हम लोग कपड़े लगाते हैं और कपड़ा हमारा आगे की तरफ खिसकता जाता है। फिर है टेंशन सेट। ओवरलॉक मशीन में 3 तरह के टेंशन सेट दिए होते हैं। जो सबसे पहला टेंशन सेट होता है वो निडल के लिए होता है, मतलब अगर टेंशन जो हमारा डिवाइस है उसको हम जो उसमें सबसे पहला दिया होगा वो निडल को कंट्रोल करने के लिए, निडल को प्रॉपर लगाने और निडल के प्रॉपर फंक्शन के लिए होता है। और जो उसमें दूसरा टेंशन सेट होता है वो लूपर के लिए होता है। दूसरे टेंशन सेट से हम लोग लूपर को कंट्रोल करते हैं और लूपर उसका सही वर्क करे, इस वजह से इस टेंशन सेट का होना ज़रूरी है। फिर तीसरा टेंशन सेट होता है कि अंडर लूपर के लिए, जो बाहर लूपर लगे होते हैं उनके लिए दूसरा टेंशन सेट होता है, और जो अंदर लगे होते हैं उनके लिए दूसरा टेंशन सेट होता है, जिससे हम अंदर के जो उसमें लूप में जो धागे फंदे बनते हैं, जो फंसते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। फिर होता है क्लॉथ प्लेट। क्लॉथ प्लेट होता है जिस पे हम लोग कपड़े रखते हैं सिलाई के लिए, उनको हम लोग क्लॉथ प्लेट बोलते हैं। फिर होता है स्लाइड कवर। स्लाइड कवर जिसमें कपड़े को हम लोग आगे की तरफ खिसकाते हुए चलते हैं, वो होता है हमारा स्लाइड कवर। तो ये थे हमारे मशीन के ओवरलॉक मशीन के पार्ट्स जिनके बारे में मैंने यहाँ बताया। फिर है कि हैंड व्हील जो क्लॉकवाइज घूमता है। ओवरलॉक मशीन में जो हैंड व्हील होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, वो एंटी क्लॉक नहीं घूमेगा। फिर दूसरा है कि मैकेनिज़्म के लुब्रिकेशन को संकेत करता है। एक इसमें पॉइंट दिया होता है जो उसमें ऑयल का जो भी ग्रीसिंग का प्रॉपर रहता है, उसके लिए ये इसमें एक लाइट दिया होता है, वो उसको इंडिकेट करता है कि अभी इसमें ऑयल या ग्रीसिंग की ज़रूरत है या नहीं है। फिर आता है टैंक में तेल के लेवल को संकेत करता है। फिर एक जो डबल पाई करके ऐसे रोमन में कह सकते हैं दिया रहता है इंडिकेशन कि ये हमारे टैंक में कितना ऑयल है इसके लेवल को बताता है। फिर है लोअर तथा अपर नाइफ। जैसे मैंने बताया कि किसी ओवरलॉक मशीन में ब्लेड लगी होती है और किसी ओवरलॉक मशीन में नहीं लगी होती है।
तो जिसमें ओवरलॉक मशीन में जो कपड़े की सिलाई के साथ साथ जो हमारे कपड़े काटते हुए चलते हैं, इनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाकू ब्लेड लगी होती है, जिसको चाकू हम लोग बोलते हैं, जो साथ के साथ हमारा कपड़ा काटने में हेल्प करते हैं, जो काफ़ी शार्प होते हैं। चाकू के बारे में, यह विपरीत दिशा में फिक्स होते हैं, जिसके साथ एज एक साथ मिलते हैं। जो अपर और लोअर के हमारे नाइफ हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में सेट होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग जो भी कपड़ा सिलते हैं, आगे पीछे अगर करना है तो वो सिलाई के साथ साथ हमारे उन कपड़े को काटते चलते हैं। चाकू के तेज किनारे जो होते हैं, जिनकी जो शार्पनेस है वो 0.5 से 1 mm पर ओवरलैप होती है। मतलब जो अपर और हमारे लोअर का जो नाइफ है, जो इनका साइज़ है वो 0.5 से 1 मिलीमीटर तक ये ओवरलैप, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा कटता जाता है। फिर है ओवरलॉक मशीन में 2 फीड डॉग तथा एक डिफरेंशियल फीड डॉग होता है। इन दोनों का परस्पर लेवल समान होता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई को क्रमिक बोल्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें ओवरलॉक मशीन में 2 फीट, जैसे हम लोग नॉर्मल मशीन जो होती है उसमें 1 फीट डॉग होता है, जो हमारे कपड़े को आगे खिसकाने का काम करता है, उसी तरह ओवरलॉक मशीन में 2 फीट डॉग होते हैं, जो हमारे कपड़े को खिसकाने और बैक और करने का काम करते हैं, मतलब आगे और पीछे करने का काम करते हैं। इनमें भी जो इनका जो एडजस्टमेंट होता है वो इक्वल उसमें होना चाहिए, उनका मतलब जो बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, और जिसकी वजह से कपड़े को हमारे आगे पीछे करने में हेल्प करेंगे। फीड डॉग की ऊंचाई को, जो फीड डॉग की हमारी जो हाइट होती है, जो मशीन के जहाँ सुई लगी हम लोग सिलाई लगाते हैं उसके नीचे फीड डॉग होता है प्लेट के ऊपर, तो उसमें उसकी जो ऊंचाई होती है वो हमारा जो कपड़ा है उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो कपड़े की मोटाई है उसके अनुसार इसको एडजस्ट किया जाता है, इसको संतुलन में लाया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग तो कपड़े का मूवमेंट नहीं करेगा, ना तो कपड़ा हमारा आगे जाएगा, ना कपड़ा हमारा पीछे जाएगा। इसलिए इस फीड डॉग को हमारा जो कपड़े का थिकनेस है, या अगर हमारा कपड़ा बहुत पतला है और अगर हमारा कपड़ा बहुत मोटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना चाहिए। फिर आता है ओवरलॉक मशीन में धागा डालना। से जो नॉर्मल सिलाई मशीन होते हैं उसमें हम लोग को धागा डालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ख़ास उसमें इंडिकेशन दिया होता है कि हमको पहले कैसे उसमें स्पूल पिन में धागा लगाना है, फिर धागे के डायरेक्शन दिए होते हैं कैसे कैसे उनको सेट करते जाना है। तो ओवरलॉक मशीन में जो धागा डालने का काम है वो और मशीनों से थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि इसमें एक साथ, जैसे अगर हम 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको एक साथ 5 धागे डालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि अगर हम लोगों ने गलत उनको डाल दिया तो फिर वो हमारे धागे ओवरलॉक मशीन से हम काम लेने में हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इनका जो धागा डालने का, चाहे वो 5 थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, 4 या 3 या 2 या 1 में तो बहुत ख़ास दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ते जाते हैं कोन्स के, रील्स के, तो वैसे वैसे धागों को हमें समझना चाहिए कि कैसे हम इनको प्रॉपर इसमें डालना, पहले कोन में, फिर उसके बाद कौन कौन से लूपर्स में पहले जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर भी लूपर लगे होते हैं और अंडर साइड में भी लूपर लगे होते हैं, तो पहले कौन से लूपर में हम लोग धागा लगाएंगे, सेकंड में किस लूपर में धागा डालेंगे, तो इस चीज़ का हम लोगों को नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे मशीन में 3 विभिन्न धागे होते हैं, निडिल थ्रेड, ओवर लूप थ्रेड और अंडर लूप थ्रेड। तो हमको जो भी धागे डालने हैं, चाहे वो हमारी 5 थ्रेड की मशीन हो या 3 थ्रेड या 4 थ्रेड मशीन हो, तो हमको इनका इंडिकेशन देख लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें धागे किस में डालने हैं, ओवर लूपर में या अंडर लूपर में या निडिल में। तो अगर इस चीज़ का हमको जानकारी रहेगा तो एक साथ अगर हम 5 थ्रेड वाली ओवरलॉक मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी धागों को रन कराने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रत्येक बार मशीन उपयोग करने के बाद धागों के जो में टुकड़े छोटे छोटे कट जाते हैं, जो फंस जाते हैं, उनको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मशीन हमारी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी और प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो इस वजह से जितनी बार हम
इसका काम ले रहे हैं ओवरलॉक मशीन का, उनसे कपड़े सिलने का या काटने का या डेकोरेटिव स्टिच चलाने का, उतनी बार हमको उनकी सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद है सावधानियाँ। ओवरलॉक मशीन पे जो भी हम लोग वर्क करेंगे उसमें जो भी हम लोगों ने जैसे देखा कि उसमें उनके पार्ट्स क्या क्या हैं, उनके पार्ट्स को समझना है और उनके फिर जो धागे डालने का प्रोसेस है उसको समझना है, उनसे कैसे काम लेना है। उसके बाद उस पर हम लोग को जब मशीन पे बैठ के काम करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि उसके साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस भी लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको जो हमारे ओवरलॉक मशीन की सुइयां हैं उन सुइयों की नोक प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब उनका जो नीडल है वो प्रॉपर होना चाहिए, नीडल मुड़ी नहीं होनी चाहिए या उनका जो नोक है वो टूटा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में पहले हम लोग को सुइयों को चेंज कराना है या करना है, उसके बाद अदर वर्क करना है। फिर दूसरा है कि मशीन के सभी धागे सही रूप से डले होने चाहिए तथा उसका टेंशन, जो 3 तरह के टेंशन बताए मैंने, जो नीडल के लिए होता है, फिर लूपर के लिए होता है, फिर अंडर लूपर के लिए होता है, वो तीनों टेंशन डिवाइस जो है उनके वो उनके जिनसे वर्क लेना है नीडल से तो उसके अकॉर्डिंग वो लूज़ और टाइट होने चाहिए, और लूपर से काम लेना है तो उनके अकॉर्डिंग उनको फिट करना या लूज़ करना होना चाहिए। तो मशीन पे एक तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सुइयों का उस पर नीडल, क्योंकि अगर नीडल ही नहीं सुई होगी तो हमारे कपड़े फिर कैसे हम लोग उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग नीडल चेक करेंगे मशीन पे काम करते समय कि हमारा नीडल प्रॉपर है या नहीं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ये ओवरलॉक मशीन में थोड़ा सा धागे डालने का काम टफ होता है, तो सेकंड हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो भी अगर मान लीजिए हम फर्स्ट टाइम ओवरलॉक मशीन का यूज़ कर रहे हैं और हमने अच्छे से धागा नहीं डालने आता है या डाल पाए हैं, तो हमको किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक साथ 5 धागे को मशीन में रन कराना थोड़ा सा टफ होता है। तो इस वजह से हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किसी को साथ में जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कंपनियों में हम देखेंगे कि जो ओवरलॉक मशीन पे वही लोग काम करेंगे जो धागों को उसमें रन कराने में एक्सपर्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई फर्स्ट टाइम ओवरलॉक मशीन पे बैठेगा तो धागों में ही उलझ जाता है, क्योंकि 5 या 4 धागे एक साथ डालना, वो भी प्रॉपर वे में, हर किसी को एक टाइम में एक बार में नहीं आता है। इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली चीज़ है ओवरलॉक मशीन में वो यही है कि हम लोग कैसे एक बार में 5 या 4 जो भी हम लोग ओवरलॉक मशीन लिए हैं, 3 थ्रेड, 4 थ्रेड या 5 थ्रेड या 2 थ्रेड, उन पे हम लोग को पहले धागे का प्रॉपर उनको डायरेक्शन देखना चाहिए, धागा डालने आना चाहिए। फिर तीसरा है कि जो हमारा ओवरलॉक मशीन का जो ब्लेड है वो शार्प होनी चाहिए। अगर हमारे ओवरलॉक मशीन की ब्लेड शार्प नहीं है तो वो जो कपड़े का किनारे काटते चलेंगे वो बेकार हो जाएगा। मतलब अगर शार्प रहेगी तो एक बार में, जैसे हमने सिलाई के साथ साथ अगर हम कपड़ा आगे हमारा खिसकता जाता है तो सिलाई के साथ साथ हमारा जो रफ़ कपड़ा होता है वो साथ के साथ कटता जाता है। अगर उसमें शार्पनेस नहीं होगी तो कपड़ा हमारा फंस जाएगा और वो फिर निकलेगा नहीं, तो दिक्कत करेगा। अगर एक बार में हमको अपना कोई गारमेंट कंप्लीट करना है तो उसमें हमें फिर दिक्कत आएगी, बार बार पहले सिलाई लगानी है, फिर उसको कपड़ा काटना पड़ेगा। तो इस वजह से उसके ब्लेड का भी ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है कि उसमें कैसे उसको शार्प रखा जाए, कि अगर मान लीजिए हम उस पर कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। फिर है कि मशीन की स्पीड हमेशा 8500 RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट होनी चाहिए, नहीं तो टाँके सही नहीं आएंगे। जो हमारे मशीन का स्पीड है अगर वो 8500 RPM से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, अगर उसकी स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी मशीन की, तो उस पर प्रॉपर वर्क नहीं होगा, उस पर प्रॉपर सिलाई नहीं आएगी। इसलिए मशीन को हम लोग जो मशीन का स्पीड है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए, 8500 पे ही रखना चाहिए, ना उससे ज़्यादा करने पे तो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो जिससे हमारे कपड़े जो है कि एक बार में सिलते चले जाएंगे और उसमें हमको पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा कपड़ा निकल गया, वेस्ट, हमारा सारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर तिरछा मिर्चा कपड़ा हो गया और उस पर हम लोग कोई कपड़ा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसा भी कपड़ा ले लिया, और अगर उस पर हम लोग कोई गारमेंट बनाने के लिए बैठ गए हैं, सिल रहे हैं, तो उसमें हमारा जो कपड़े का कटिंग है वो ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद है कि प्रत्येक बार मशीन का उपयोग करने के बाद धागों के टुकड़ों और गंदगी को हटाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया
कि जितनी बार भी हम मशीन को यूज़ करेंगे उतनी बार हम ये देखेंगे कि हम अपनी मशीन को प्रॉपर साफ़ करके उसको हटाएं, और अगर यूज़ नहीं है तो उसको ढककर वापस से रख दें। उनको प्रॉपर उनकी सफाई में हम लोग को ये ध्यान देना है कि धागे एक बार अगर उसमें डाल दिए हमने 5 या 4 जिस तरह की भी ओवरलॉक हमारी मशीन है, अगर एक बार धागे डाल दें तो उन धागों को बार बार निकालना नहीं है। अदरवाइज़ सेकेंड टाइम अगर हमको उस पर काम करना है तो फिर से उनको धागे डालने में दिक्कत होगी। तो ओवरलॉक मशीन पे ज़्यादातर जो हम लोग वर्क करते हैं वो उनके लिए हम लोग वाइट कलर के धागे यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइट कलर के जो धागे होते हैं वो सारे कपड़ों के लिए हम लोग ज़्यादातर ओवरलॉक में यूज़ करते हैं, जिससे वो दिखाई दें, उन पे जो फंदे बनते हैं वो दिखाई दें। ठीक है, तो इसलिए उन पे धागे हम लोग को डाल के रखना है, धागों को नहीं निकालना है, क्योंकि धागे निकालने और डालने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर हमको सेकेंड डोज पे काम करना है तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम केवल धागे डालने में जाएगा। फिर सेकेंड चीज़ हमको देखनी है कि उसमें जो कपड़ों का जो कटिंग होता है वो जो उसमें स्लाइडर लगा होता है उससे निकल के अगर नहीं गिरे हैं, कपड़े फंसे हैं, तो उनको साफ़ करना है। और धागे अगर कहीं टूट के फंसे हैं, सिलाई करते समय कहीं धागे फंस गए हैं तो उनको भी हटाना है। और समय समय पर हमको अपने मशीन की, चाहे वो नॉर्मल मशीन हो या सिलाई की कोई सी भी मशीन हो, उस पर हमको प्रॉपर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। तो ये ओवरलॉक मशीन जो आज मैंने बताया कि इनके पार्ट्स और इनके जो फंक्शन होते हैं इनके बारे में आज मैंने बताया। तो इसमें हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली चीज़ है वो एक तो ये है कि मशीन का स्पीड हमको कितना रखना है, कितने कंट्रोल में हम मशीन पे अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको ये कि इसमें ये चीज़ देखना है कि उस पे धागे डालने का प्रॉपर आना चाहिए। और जो अगर हम लोग ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हैं ओवरलॉक वाली जिसमें सिलाई के साथ साथ जो कपड़ा कट करते हैं, तो उसमें हमको ये देखना है कि हमारा जो कपड़ा है, जो नीचे हमारे निशान दिए होंगे कि कितने लूप कितने सूत में हमको कपड़ा रखना, सिलाई लगानी है और कितना कपड़ा कट करके रखना है। इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम इन चीज़ों की में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको कपड़ा कट किनारे का करना है और कट जाएगा हमारा बीच का कपड़ा। तो इनमें ओवरलॉक मशीन में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया ओवरलॉक मशीन का इंट्रोडक्शन, कि ओवरलॉक मशीन को हम लोग का क्या क्या हमारा यूज़ होता है, क्या उसमें हम मतलब किस यूज़ में लेते हैं और वो कैसे हमारे लिए काम करती है। इसमें ओवरलॉक मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन बताया और फिर ओवरलॉक मशीन का हिस्ट्री बताया कि कैसे फर्स्ट जो हमारी ओवरलॉक मशीन थी वो सिंगल थ्रेड की थी, जो लकड़ी की थी। उसके बाद फिर कैसे उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके उसको टेक्निकल उसका एस्टैब्लिशमेंट करके उसको एक आज के टाइम पे जो हम लोग ओवरलॉक मशीन यूज़ करते हैं उस वहाँ तक तैयार किया गया। फिर ओवरलॉक मशीन का कार्य जो मैंने बताया उसमें ये कि कैसे इन पे किस तरह के जो वर्क करती है ओवरलॉक मशीन हमारे कपड़ों पे, वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो लूप्स के साथ टाँके होते हैं, फिर लूप्स के साथ फिर चेन स्टिच होता है और सिलाई होता है। तो 3 तरह के इनमें इनके कार्य थे जो अलग अलग कपड़ों पे अलग अलग पर्पस के लिए किए जाते हैं। फिर ओवरलॉक मशीन के प्रकार, जिसमें मैंने बताया कि ओवरलॉक मशीन में 1 से लेके 5 धागों तक की ओवरलॉक मशीन आती हैं, जिनमें अलग अलग ओवरलॉक मशीन में किसी में डबल नीडल होता है तो किसी में सिंगल नीडल होता है। पर लूपर जो उसमें होते हैं, जो फंदे बनाने का काम करते हैं इन मशीन में, वो 5 थ्रेड में 3 होते हैं, 4 थ्रेड में 2 होते हैं और 3 थ्रेड में भी 2 होते हैं और 2 थ्रेड में 1 लूपर लगा होता है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि हमारे ओवरलॉक मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो निडल का हो गया, टेंशन सेट हो गया, जो 3 टेंशन सेट देते हैं। जैसे नॉर्मल मशीनों में 1 टेंशन डिवाइस होता है, वो ओवरलॉक मशीन में 3 होते हैं, जो एक निडल के लिए एक निडल के लिए, दूसरा लूपर के लिए, तीसरा अंडर लूपर के लिए। और उसके बाद है ओवरलॉक मशीन में धागा डालना। जैसे मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि ओवरलॉक मशीन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो धागा डालनी होती है। इसलिए अगर ओवरलॉक मशीन पे हमें काम करना है तो हमें इस चीज़ का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो और इसमें जो भी आज के सब्जेक्ट में जो भी थ्योरीज़ ली गई है वो निमी पैटर्न से ली गई है और जो भी इसमें इमेजेस थे वो इंटरनेट के द्वारा लिया गया है। तो आशा करती हूँ कि आज के टॉपिक में आपको जो भी पढ़ाया गया
वो आपको भविष्य में मददगार साबित हों। धन्यवाद।